डॉक्टर ऋतुराज, राजा सिंह कॉलेज सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अंतर्गत मैं सहायक प्राध्यापक हूँ। मैं आज बीए पार्ट 1 के बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक अशोक के शिलालेख या अशोक के अभिलेखों के बारे में चर्चा करेंगे, जो जिसकी जानकारी बच्चों को रखनी चाहिए, क्योंकि अशोक का अभिलेख न सिर्फ अशोक के इतिहास, प्रामाणिक इतिहास को जानने का साधन है, बल्कि मौर्य साम्राज्य के बारे में इस अभिलेख के माध्यम से हम काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अभी अशोक के अभिलेखों के बारे में चर्चा करेंगे। अशोक के अभिलेखों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। क्योंकि शिलालेख और स्तंभलेख काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहता है, जिसका अध्ययन करना जरूरी होता है। तो शिलालेख के बारे में यदि हम चर्चा करेंगे तो देखते हैं कि इसमें अशोक के 14 शिलालेख हैं, जो 8 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। हालांकि इन शिलालेखों के में वर्णित तथ्यों के बारे में हम स्तंभलेख के बाद चर्चा करेंगे। इसके बावजूद हम देखेंगे कि 1750 ईस्वी में टिकेनथैलर ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया, किंतु 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स पीयर्सन को इन्हें पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। जो उस पर उत्कीर्ण लेख थे, उसको पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास जेम्स पीयर्सन के द्वारा किया गया। लेकिन जेम्स पीयर्सन ने लेखों के देवानाम प्रिय की पहचान सिंघल के राजा तिस से कर डाला। सिंघल यानी श्रीलंका का राजा तिस से कर डाला। जबकि सिंघली अनुश्रुतियों में, जैसे दीपवंश व महावंश में, यह उपाधि अशोक के लिए है। धौली और जौगढ़ के लेखों को पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहते हैं। इस अभिलेख में कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में बताया गया है। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुमनदेही अभिलेख का विषय आर्थिक था। रुमनदेही अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था यानी गृह नीति की जानकारी मिलती है। अशोक के शिलालेख में हम शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, जिसकी लिपि खरोष्टी है, इसके अतिरिक्त गिरनार, थौली, कालसी, जौगढ़, सोपाड़ा और एरागुडी, ये सारे अभिलेख जो है अशोक के जो शिलालेख है, ये इसकी लिपि जो है ब्राह्मी है। इसके अतिरिक्त अशोक के कई लघु शिलालेख हैं। लघु शिलालेख के माध्यम से अशोक व्यक्तिगत जीवन के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इन लघु शिलालेखों में ये लघु शिलालेख भारत के कई राज्यों से मिले हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि जगहों से मिले हैं, जिनका यदि नाम लिया जाए तो एरागुडी, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, मास्की, सहसाराम जो बिहार से प्राप्त हुए, इस तरीके से इनका हम चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद हम स्तंभलेख के बारे में चर्चा करेंगे। इनकी कुल संख्या 7 है। 6 अलग अलग स्थानों से ये लेख मिले हैं। पहला नंबर
प्रयाग स्तंभ लेख, पहले कौशाम्बी में स्थित इस स्तंभ लेख को अशोक ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। इसके बाद हम दूसरे नंबर पे दिल्ली के टोपरा के बारे में चर्चा करेंगे। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के सातों अभिलेख का उल्लेख है। तीसरा नंबर दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। इसकी खोज 1750 ईस्वी में स्टीफन थेलर द्वारा की गई। चौथा नंबर में रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्ल नायक ने की। 5वां नंबर में हम लौरिया अरराज, चंपारण बिहार से प्राप्त है। इस स्तंभ का शीर्ष जो सिर है कमलाकार है, जिसके ऊपर उत्तर की ओर मुख किए हुए सिंह की मूर्ति उत्कीर्ण है और शीर्ष के नीचे उपकंठ पर राजहंसों की पक्षियों को मोती चुगते हुए दिखाया गया है। छठा नंबर में हम लौरिया नंदनगढ़ की चर्चा कर सकते हैं, जो चंपारण बिहार से मिली है। इसके अतिरिक्त लघु स्तंभ लेखों की चर्चा हम करेंगे। लघु स्तंभ लेख पर अशोक की राजकीय घोषणाओं का उल्लेख है। सांची सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देते हैं। इसके अतिरिक्त लघु स्तंभ लेख में कौशाम्बी, रुमनदेही, निगलीवा, रानी का स्तंभ लेख, निगलीवा जो रुमनदेही जो नेपाल के तराई से प्राप्त हुई है, रानी का अभिलेख स्तंभ लेख इलाहाबाद के किले से प्राप्त हुई है। सो ये सारे लघु स्तंभ लेख है। इसके बाद हम जो अशोक के शिलालेख की चर्चा कर रहे थे, जिसकी संख्या 14 बताई गई थी, तो अशोक के 14 शिलालेखों में वर्णित विषयों के बारे में यदि चर्चा करेंगे तो यह देखा जाता है कि पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने प्रजा के प्रति पितृतुल्य भाव प्रकट किया है। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। द्वितीय शिलालेख में अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। उसी प्रकार तृतीय शिलालेख में उसने अपने राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, जानकारी इकट्ठा करें। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियम का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही इस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय एवं बचत को धर्म का अंग माना है। चतुर्थ शिलालेख में धर्म से संबंधित शेष नियमों का उल्लेख किया गया है। पांचवें शिलालेख में धर्म से संबंधित पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों को शिक्षा दी गई है। इस शिलालेख में उसने घोषणा की है कि हर क्षण और हर स्थान पर, चाहे वो रसोई घर हो, अंतःपुर अथवा उद्यान हो, मेरे प्रतिवेदन
प्रतिवेदक मुझे प्रज्ञा के कार्यों से सूचित करे। 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक तीर्थ यात्राओं के बारे में उल्लेख मिलता है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। इस शिलालेख में अशोक जन्म, विवाह आदि के अवसर पर आयोजित समारोह की निंदा करता है, उस पर रोक लगाता है और इसके स्थान पर अशोक धर्म पे बल देता है। 10वें शिलालेख के माध्यम से अशोक ने यह आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च पदाधिकारी हर क्षण प्रजा के हित के बारे में सोचे। इसमें ख्याति और गौरव की निंदा की गई है तथा धर्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वें शिलालेख में धर्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट बताया गया है। 12वें शिलालेख में सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। इसमें धर्म महामात्रों के साथ सह अध्यक्षों और ब्रज भूमिकों नामक अधिकारियों का भी उल्लेख है। इसके बाद हम 13वें शिलालेख की चर्चा करेंगे। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रकार हम अशोक के शिलालेखों, स्तंभ लेखों इत्यादि के बारे में चर्चा कर सकते हैं, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।